जिसमें हम आज के लेक्चर में जो चीजें कवर करने जा रहे हैं वो है एक तो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में इंट्रोडक्शन, और सेकंड हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। कि गैलियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम जो है हमारे पास मेटल, ये लो मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले मेटल होते हैं। कटिंग टूल के तौर पे हम डायमंड को यूज करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार माली है और आज हम जो है केमिस्ट्री का जो हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल में हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, की केमिकल रिएक्शंस, है ना, इन सब के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो मेन मोटो है वो हम स्टडी करेंगे NSEJS एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। एकदम मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम इसको क्या करते हैं, जितना भी हमारा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंस जो रखता है उस तक हम लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर को। ठीक है, जिसमें हम आज के लेक्चर में जो चीजें कवर करने जा रहे हैं वो है एक तो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में इंट्रोडक्शन, और सेकंड हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, जिसको हम बेसिक मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके केमिकल रिएक्शन तक हम इसको लेके जाएंगे, और एकदम स्मूथ धीरे 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 हर एक चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यानी आपने थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वह मान के चलता हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पता है। तो उसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा फेमिलियर फील हो कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, वही चीजें हमारे पास वापस रिपीट हो रही है। क्लियर। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें टोटल 118 एलिमेंट नॉन होते हैं हमारे पास। आज की जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट जो है वो हमारे पास नॉन है। ठीक है, और इन्हीं में क्या है हमारे पास, इसी को हम दो हिस्सों में डिवाइड किया। जनरली हम बात करें तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है मेटल्स और सेकंड आता है हमारे पास नॉन मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट है ना दोस्तों, में क्या है कि मोस्ट पोर्शन जो है हमारे पास वो मेटल्स का है, और कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास नॉन मेटल्स के। एक हमारे पास एक वैरायटी और आती है नॉन मेटलॉइड्स, के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होंगे, मेटल्स क्या होंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट नॉन है, जिसमें मेटल्स होंगे, नॉन मेटल होंगे और कुछ मेटलॉइड्स भी होंगे। क्लियर। A majority of metals elements are known as metals। मतलब हमारे पास जो मेजोरिटी है टोटल 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा है कौन, मेटल्स। क्लियर। सेकंड, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। जनरली हमें बात करते हैं तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों, मेटल के बारे में आपने देखा होगा कि वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और सॉलिड फॉर्म का मतलब समझिए दोस्तों आप, किस बेसिस पे बात किया गया है, मतलब हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। यानी आपको यहाँ पे रूम टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात करना, ये जो स्टेट आपको बताई जा रही है वो रूम टेम्परेचर पे बतानी होती है। क्लियर। तो हमारे पास इसमें एक लिक्विड मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना होके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो है हमारा मरकरी। मरकरी को आपने कई बार देखा होगा कि मरकरी जो है हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, है ना। ये मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा दोस्तों, लिक्विड। आपको ये थोड़ा बहुत पता है, ठीक है ना, और इसीलिए हम इसको लिक्विड मेटल भी बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स आर गैस। कि नॉन मेटल जो होती है, नॉन मेटल के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूं आपको। नॉन मेटल में जैसे आप देखते हो O2 हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल में होने के साथ साथ क्या है ये बच्चों, ये गैसीय स्टेट में पाई जाते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, ये गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं।
लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, गैसियस स्टेट में ना होके लिक्विड में भी हो सकते हैं और और सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड होता है, और हम बात करते हैं ब्रोमीन की तो Br2 की फॉर्म में होगा ये, और ये होगा बच्चों लिक्विड स्टेट में। ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा बच्चों, क्लियर। तो I2 सॉलिड होगा और ब्रोमीन जो है हमारे पास Br2 की फॉर्म में होगा, और क्या होगा, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, नॉन मेटल, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है नॉन मेटल है, एक जनरल छोटा सा हम डिस्कशन करते हैं, उसके पॉइंट से आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि ये हमारे पास मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा। तो आपने जनरली आपने देख रखा है कि पीरियोडिक टेबल जो है कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसका हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक, जिसमें ये हमारे पास ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइडेड रहता है। आपको पता है इसमें टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ओके। तो हमें इसमें पता लगाना है कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से। एक बेसिक तरीका है हमारे पास, है ना। बाकी तो हम प्रॉपर्टीज से हम पता लगा ही सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी के लिए हर बार एक्सपेरिमेंट करने तो बैठेंगे नहीं बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट आइडिया लेना है कि ये एलिमेंट जो है ये क्या होंगे हमारे पास, मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे। तो आपको पीरियोडिक टेबल जो गिवन होती है, उस पीरियोडिक टेबल में आपको एक जिगजैग शेप गिवन होती है दोस्तों, ऐसे इस तरीके की एक जिगजैग शेप जो है वो गिवन होती है, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड आंस्टेंटाइन, ठीक है ना। ये कुछ एलिमेंट्स गिवन है जिगजैग शेप के अंदर हमारे पास। इस जिगजैग शेप से इधर जो भी एलिमेंट होगा हमारे पास वो होगा दोस्तों मेटल। इस जिगजैग शेप से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल। और इससे जो राइट साइड में होंगे वो सारे के सारे होंगे नॉन मेटल, क्लियर। अब से हमारे पास एक आइडिया मिल गया है, अगर हमें किसी एलिमेंट को पहचानना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में या तो इन एलिमेंट्स को याद कर लीजिए आप, और हमारे पास क्या होता है पीरियोडिक टेबल में ये जिगजैग शेप का शेप जो है वो आपको बनी हुई है मिलती है। लेकिन आपका मेन मोटो क्या है आपको इसमें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको इन एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड आंस्टेंटाइन। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे मेटल होंगे, राइट हैंड साइड में सारे के सारे नॉन मेटल होंगे। छोटी सी चीज हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक एलिमेंट और है, हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल, इसको ध्यान में रखेंगे हम कि हाइड्रोजन हमारा जो एलिमेंट है जो कि हमारी इस जिगजैग शेप के लेफ्ट हैंड साइड में है, और क्या होगा ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, क्लियर। ये जिगजैग शेप के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं दोस्तों मेटेलॉइड्स। इन सभी सभी एलिमेंट को हम बोलेंगे मेटेलॉइड्स, इन सारे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे मेटेलॉइड्स, ठीक। ये हम पता लगा लेंगे कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल जो है वो क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन मेटल जो है वो क्या प्रॉपर्टी रखते हैं। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आपके पास बेसिक आइडिया आ गया, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब है हमारे पास कि जो मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, उनमें कुछ हम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, कि मेटल जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो अभी के लिए हम आपको लिमिटेड चीजों की, अभी जो है हमारे पास उसको हम लिमिटेड चीजों के लिए तक सीमित रखते हुए आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम चीजों को और ऐड करते जाएंगे।
तो देखना दोस्तों, हमारे पास एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या होंगे, सारे के सारे मेटल होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। इसको एस ब्लॉक, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक हमारे पास हिस्सा होता है फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट या फर्स्ट ए ग्रुप। एक हमारे पास सेकेंड ग्रुप होता है, सेकेंड नंबर का जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होता है वो हो गया सेकेंड ग्रुप। इसी ग्रुप को हम दोस्तों बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप। ठीक, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन को छोड़ के। ये चीजें हमें याद रखनी है, हंसते खेलते हुए इन सब चीजों को हमें याद कर लेना है। बार बार बोलूंगा तो बार बार आपको याद होता जाएगा, ठीक है ना। हमें इन चीजों का बार बार याद करते हुए ध्यान में रख लेंगे तो हमें घर पे जाके या फिर अलग से इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लोड हमें नहीं लेना है कि ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। देखो दोस्तों क्या होगा, बार बार रिपीट करोगे, लेक्चर में मैं कम से कम आपको 10 से 12 बार बोल दूंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो हमारे पास इतना लोड नहीं रखना कि हमें याद रखना पड़ेगा। अरे भाई थोड़ी चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ से तो क्या होता है, मैथ्स में भी आपको फॉर्मूले टेबल याद रखनी पड़ती है ना, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। तो सेकंड ए ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखते हैं। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं दोस्तों, जनरल, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसमें आपने देखा होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं लिथियम का, लिथियम का आपने लिखा था 1s2 2s1, 1s2 एंड 2s1, और आपने टेंथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2,1। ठीक है ना, 2,1। लिथियम के बाद आता है हमारे पास सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा था दोस्तों 2,8,1। पोटेशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हो तो 2,8,8,1। ये हमारे पास आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आए हो टेंथ के बेसिस पे। अगर हम इनको थोड़ा सा इलेबरेट कर दें तो इनको हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम में ब्रेक कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं हम, ऑर्बिटल डायग्राम में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है तो हम इसको आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। ऐसे में अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं ऑर्बिटल डायग्राम में, तो आपको पता है दोस्तों 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये इनके ऑर्बिटल डायग्राम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिसमें हमारे पास अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 1s2, यानी इसको बोलते हैं के सेल या फिर फर्स्ट सेल, के सेल या फिर फर्स्ट सेल। तो हमारे पास इसमें मिले आपको टोटल देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आता है हमारे पास सेकेंड सेट, जिसका हम इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं। तो इसमें आपको देखोगे पी में 6 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए हमारे पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8। और थर्ड सेल जो है जिसके अंदर हो गए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। सो 2,8,1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इसके लिए मैं लिख भी सकता हूं थोड़ा सा कि ये के सेल हो गई हमारे पास, ये एल सेल हो गई और ये एम सेल, के एल और एम सेल हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम। ये हमने इसका ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग लिख दिया और ये हमने इनको सेल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का आ गया, पोटेशियम का आ गया, लिथियम का आ गया।
ऐसे ही आप और इनको एलिब्रेट करते हुए आगे लिख सकते हो। ये तो हुए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के, ठीक। फर्स्ट ग्रुप के बाद हमें लिखना है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे ना दोस्तों, उनकी बात करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे के सारे। बेरिलियम से लेके रेडियम तक हमारे पास ये एलिमेंट्स है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो इसका आएगा हमारे पास 2,2। मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 2,8,2 आएगा। कैल्शियम का लिखेंगे तो 2,8,2। इस तरीके से आप इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भर सकते हैं। फिलहाल हमें ये सीखना है कि ये हमारे पास जो लास्ट के अंदर देखोगे आप, तो इनमें लास्ट में सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2। तो हमारे पास सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट, उन सब के बाह्य आउटर सेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। आप देखोगे यहाँ इस वाले में फर्स्ट ग्रुप के अंदर आउटर सेल के अंदर देखो, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, आगे जाओगे तो उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही आपको मिलेगा। तो ये जनरल प्रॉपर्टी होती है। इसी जनरल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख देता हूं। यानी फर्स्ट ग्रुप वाले के लिए भी लिखेंगे हम और सेकंड ग्रुप वाले के लिए भी लिखेंगे। तो फर्स्ट ए, इनके लिए हमारे पास हो जाएगा NS1। और हमारे पास जो सेकंड ए है के लिए आ जाएगा हमारे पास NS2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, जिसमें हम ओनली आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही लिखते हैं। क्लियर? जहां हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एन जो है वो आपको बताता है पीरियड नंबर। एन क्या बताएगा हमें? पीरियड नंबर। तो इसी चीज को हम यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कौन सा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप। तो चलो दोस्तों, मैंने ये इसीलिए खाली छोड़े थे ताकि मैं आपको इनमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिल करके बता सकूं। ये आपने टेंथ में पढ़े थे, है ना? टेंथ में आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इनको आगे किस तरीके से लिखना है, आगे आप देखोगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, इनके बारे में बात करते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां मैं इन सब के पीरियड नंबर जो है वो मेंशन कर देता हूं। पीरियड नंबर, ठीक है। तो बेरिलियम जो है हमारे पास सेकंड पीरियड में होता है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में होता है, कैल्शियम हमारे पास फोर्थ पीरियड में होता है, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवेंथ पीरियड में होता है। यानी मैंने आपको यहाँ एन की वैल्यू जो है वो मेंशन कर दी है। एन की वैल्यू मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है ताकि आप आसानी से इसको लिख पाओ। तो बेरिलियम के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? पहली चीज मुझे ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम जो है वो 6 पीरियड में होता है। ठीक है भाई। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने लिखा कुछ नहीं, 6 लिख दिया। सिंपल सा मैंने क्या लिखा? 6 लिखा। फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे ये पता लगाना है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मुझे ये पता है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मैंने ये लिख दिया इसमें एस। ये हमने लिखा इसमें एस लिख दिया। ठीक। अब कौन से ग्रुप का है? भैया ये तो सेकंड ग्रुप का है, ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो आप एस में क्या लिख दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर जो लिखा हुआ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, रेडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आया मेरे पास पीरियड नंबर 7, फिर एस और ये 2।
फ्रांसियम के लिए लिखोगे तो 5s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले पे वापस। तो यहां मैंने छोड़ दिया था लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम। रुबिडियम की बात करते हैं। तो रुबिडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम जो है ना दोस्तों, ये होता है हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट। लिथियम सेकंड पीरियड का, सोडियम थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, और ये फिफ्थ पीरियड का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए मैंने क्या लिखा है, NS1। तो मुझे यहां पता चला ये रुबिडियम जो है वो फिफ्थ पीरियड का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैंने लिखा 5s और ये 1। कितना सिंपल है, आप आसानी से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पीरियड नंबर और एलिमेंट का लोकेशन। क्लियर, वहां से आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ये है बच्चों जनरल वाला। अगर हम इसको कंप्लीट लिखना चाहेंगे तो इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिसको आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। तो मैं इस पे ज्यादा इस पे और चर्चा नहीं करूंगा, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल जो होते हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर क्या चीज है, रूम टेम्परेचर का मतलब आप अपने आसपास, अपने बाहर जहां कहीं घूम रहे हो, वो जो टेम्परेचर है वो होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जो होता है उसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं मेटल के बारे में, तो मेटल जितने भी है हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, सॉलिड होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के बारे में बताया गया था। मरकरी जो है वो हमारे पास लिक्विड मेटल होता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे ये जो है वो लिक्विड मेटल होता है, ठीक है। ये याद करनी पड़ेगी दोस्तों हमें, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सारी चीजें हमें याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें बार बार रिकॉल करेंगे, 3 बार तो मैंने बोल दिया याद हो जाएगा। चलो, एक छोटा सा आपको डेटा और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो ये है हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट यानी मेटल एलिमेंट हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कुछ डेविएशन शो करते हैं। तो ये भी हमारे पास है। मरकरी के बारे में तो आपको पता ही है कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आगे बात करते हैं, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम हमारे पास मैंने अभी लिखा था फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है दोस्तों। फर्स्ट ग्रुप है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। 3 एलिमेंट तो ये हो गए। एक हो गया हमारे पास गैलियम, Ga, ठीक है ना। एक मिल गया हमें गैलियम, Ga। इसके बारे में हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखना, ये जितने एलिमेंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट, ठीक है ना। 4 एलिमेंट तो ये हो गए मेटल। एक हो गया हमारे पास मरकरी, टोटल हो गए 5 एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट में से अगर मरकरी को हटा दूं मैं, मरकरी के लिए सीधा सीधा बोला गया है कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा, ठीक। लेकिन इनकी क्या कहानी है, फिर ये क्यों बताना चाह रहे हो। इनकी कहानी ये है दोस्तों कि अगर मान लो मैं इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, जैसे मैंने लिया गैलियम, और गैलियम को क्या करा मैंने, हथेली पे रख दिया। अगर मैं इसको हथेली पे रखता हूं तो हमें ये पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा 25 to 30, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसे आप हथेली पे रखोगे तो क्या होगा, उसको हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप गैलियम को आप हथेली पे रखोगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यहां से आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो काफी कम है।
ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी कम होता है। इनके लिए हम लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी कम होते हैं दोस्तों। तो इस चीज को आप याद रखोगे कि गैलियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम जो है हमारे पास मेटल, ये लो मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले मेटल होते हैं। यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर आप इनको गर्म कर दोगे तो ये तुरंत क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। मरकरी के लिए मैंने आपको बोल दिया, वापस रिपीट हो गया हमारे पास, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज और आ गए हमारे पास, ठीक है ना। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं आपको पता ही है, जनरल लाइफ में आप देखते रहते हो। उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख के हम इनको याद करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास, सॉरी सेकंड, पहला तो हमने पढ़ लिया, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप मेटल लिया और आपने उसको क्या करे, हथौड़े से पीट रहे हो, हथौड़े से लगातार आप क्या कर रहे हो, मेटल को पीटे जा रहे हो, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली कि मेटल जो है, एक ब्लॉक लिया था आपने और वो ब्लॉक वो क्या हो चुका है, एक सीट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे मेटल के लिए एक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम मेटल को किसी हथौड़े से या किसी हैवी मेटल से अगर हम पीटते हैं, है ना, तो तो क्या होता है, वो एक सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले होते हैं मेटल्स। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबल मेटल या मेलेबिलिटी। तो देखना भाई, मेलेबिलिटी मींस metals can be beaten into a hammer into very thin sheet। यानी आप क्या कर सकते हो, इनको आप एक पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हो और ये टूटेंगे नहीं, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया, आपने देखा होगा कई बार जो रास्ते में आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं, जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, लोहा पीट के और उनको सीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वही हमारे पास कंडीशन ये है कि आपने आयरन का एक ब्लॉक लिया और उसको आप हथौड़े से पीटते जा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो टूटेगा नहीं, वो बिना टूटे क्या हो जाएगा, एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। क्लियर। सो मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल। इसमें हमारे पास एक दो चीजें ध्यान रखनी है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी, यानी सभी मेटल्स पे हमारे पास ये वैलिड है। ठीक, अब बात आती है कि कुछ कुछ हमारे पास मेटल ऐसे होंगे जो इस प्रॉपर्टी में कुछ खास बात भी रखते होंगे। तो जिसमें क्या हो गया हमारे पास, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जो है इनकी मेलेबिलिटी काफी हाई होती है। तो आप क्या करोगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट मेलेबल, यानी इनको आप और ज्यादा आसानी से मेलेबल यानी सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक तो लिया है आयरन का ब्लॉक और एक आपने लिया है मान लो गोल्ड का ब्लॉक, छोटा ब्लॉक, गोल्ड काफी महंगा होता है भाई, ज्यादा बड़ा होता है मिलेगा भी नहीं, तो छोटा ब्लॉक लिया आपने। आयरन के ब्लॉक को आपको ज्यादा भारी हथौड़े से पीटना पड़ेगा, ज्यादा बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा, तब जाके वो सीट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप गोल्ड की बात करते हो, सिल्वर की बात करते हो या एल्यूमिनियम की बात करते हो, जो कुछ सॉफ्ट मेटल टाइप हम कह सकते हैं, ये मेटल जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, अगर आप इनको एक बार भी भारी हथौड़े से पीट दोगे तो ये एक बार में ही क्या हो जाती है, सीट में कन्वर्ट। तो क्या ध्यान रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट मेलेबल मेटल्स, ठीक है ना। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो हाईली मेलेबल मेटल्स, यानी एल्यूमिनियम और कॉपर को भी आप आसानी से सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चार चीजें ध्यान रखनी है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये क्या होते हैं, इनकी मेलेबिलिटी हाई होती है, आसानी से हम इसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डक्टाइल नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास मेटल्स की कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर रखते हैं। अब डक्टाइल नेचर का क्या मतलब हो गया, डक्टाइल नेचर का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मान लो मैंने मान लो आपने कोई मेटल का एक टुकड़ा लिया है और उस मेटल के टुकड़े को आप क्या कर रहे हो, गर्म करके आप धीरे धीरे खींच रहे हो। आपने गर्म किया, फिर खींचा, फिर गर्म किया, थोड़ा सा वो मेल्ट टाइप होने लगता है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपने उसको क्या करा, पकड़ के खींच दिया, तो खींचने से क्या होता है, एक पतले तार में कन्वर्ट हो जाता है वो। और तो तार में यानी वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है
उसको हम बोलते हैं डक्टाइल नेचर। तो मेटल जो होते हैं उसको आपने देखा होगा कि मेटल के पास डक्टाइल नेचर होता है, यानी अगर मैं इनको खींच करके, है ना, खींचूंगा, गर्म किया और खींचा तो क्या होगा, वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल नेचर बोलते हैं। तो आपने वायर के केस में देखा होगा ना दोस्तों कि एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के वायर, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास वायर फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना, वायर बनाने के लिए हमारे पास मेटल्स आ गई, और ये मेटल्स जो है वो क्या है, आसानी से ज्यादा डक्टाइल नेचर रखती है, तो आसानी से वायर में कन्वर्ट है। दो दो प्रॉपर्टी और याद रखनी पड़ गई, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल नेचर। मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल नेचर, मेलेबिलिटी मींस हीट में कन्वर्जन, डक्टाइल मींस तार में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब इसमें वही बात जैसे पिछली बार हमने देखा था, वही बात वापस रिपीट। सिल्वर और गोल्ड जो है इनका डक्टाइल नेचर काफी हैवी होता है, काफी ज्यादा होता है। यानी क्या कर सकते हो इनको आप, मतलब आपने जैसे मान लो छोटा सा टुकड़ा लिया आपने गोल्ड का, और आप क्या कर रहे हो, उसको खींच के बड़ा तार बनाना चाह रहे हो। तो गोल्ड और सिल्वर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने 10 ग्राम का ब्लॉक लिया है तो आप उससे 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। यानी उसका काफी डक्टाइल नेचर जो काफी हाई होता है। आसानी से आप इसको पतला वायर बना के, पतला वायर जो है वो आप इनमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, इनका डक्टाइल नेचर काफी हाई होता है। सेम टू सेम वापस रिपीट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी ductile, and therefore these can be drawn into wires which are used in electrical wiring। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपने देखा होगा कि हमारे पास कॉपर के जो वायर होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के साथ हम एक काम और याद करते हैं। अभी बोला गया सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो भी हमारे पास क्या है, हेवी डक्टाइल नेचर रखते हैं, आसानी से वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम क्या सिल्वर और गोल्ड को एज वायर हम यूज कर सकते हैं, वायर बनाने में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम करते क्यों नहीं भैया? पता है हमें काफी महंगा होता है। अगर आज आपने वायर लगा दिया, कल को पता चला कोई लेके निकल गया, ठीक है ना, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉपर के वायर यूज करने पड़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डक्टाइल नेचर के रिगार्डिंग बात। डी यानी चौथा पॉइंट आ गया हमारे पास कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का मतलब तो ये हो गया कि आप एक मेटल ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है। कंडक्टर का मतलब मूव करवाना। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक आयरन का रोड है, ठीक है ना, ये आयरन का रोड है हमारे पास, देख लो, ये आयरन का रोड है। इस आयरन के रोड को अगर मान लो मैं इस एंड से गर्म करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, इस एंड से हमने क्या करा, गर्म करना स्टार्ट किया, तो आपने जहां यहां पकड़ रखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ओनली यहां से गर्म होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप इसको गर्म करते जाते हो, गर्म करते जाते हो, गर्म करते जाते हो, क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, और क्या होगा, ये हीट जो है यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ आपने जहां से पकड़ रखा है वहां तक गर्म फील होने लग जाता है। यानी यहाँ तक हीट जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, फिर ये और आगे बढ़ती जाती है। यानी मेटल में आप हीट को आगे से आगे ट्रांसफर कर सकते हो, हीट का कंडक्टेंस कंडक्टेंस करवा सकते हो। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे पास यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हम मेटल के यूज करते हैं। ठीक है ना, घर में आपने बर्तन देखे होंगे, उनमें क्या होता है, मोस्टली आयरन या सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम के जो मेटल्स होते हैं उनके बने होते हैं। ठीक है, अब उनमें क्या होता है कि आपने उनमें रखा और आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आसानी से हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, ठीक है ना, उसमें कंडक्टेंस थोड़ी कम होती थी, हमने क्या कर दिया, इसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं, ये तो समझा दिया। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसको आपने, डक्टाइल नेचर होता है, आपको बताइए ये बात, डक्टाइल नेचर होता है ना मेटल, आपने उसको क्या किया, गर्म करके एक बढ़िया से लंबे वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वायर में कन्वर्ट करके आपने क्या किया, करना मत ये काम लेकिन, ठीक है,
वायर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, जो स्विच बोर्ड आता है में आप लगा के चेक करोगे तो उसमें टेस्टर से चेक करना है पहली बात तो, ठीक है ना। पहली बात तो आपको ये करना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जब आपने उसको क्या बोलते हैं, किसी कंडक्टर से आप या फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज से कनेक्ट करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो एक एंड से दूसरे एंड तक ले आता है। आप उसको छूना नहीं है, आप टेस्टर से चेक कर सकते हो। उसमें क्या होगा, तो जो टेस्टर होता है उसमें रेड कलर की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस हमारा जो वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द कंडक्टेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी जो हमारे पास मेटल है अगर वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट, यानी मेटल हमारे हो गए हीट के कंडक्टर। क्लियर, क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि द इलेक्ट्रिकल एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू, ये रहा हमारे पास हमारा रीजन कि ये कंडक्टर क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण आप ये बोलोगे कि ये मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस रखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या है कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, ठीक है। मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, हीट के कंडक्टर होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। हमारे पास जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल है, उन सब मेटल के अंदर जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर है, ये सिल्वर जो है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है हमारे पास सिल्वर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया सिल्वर के वायर हम यूज नहीं कर सकते कि आज लगाया कल गायब, इसलिए हम सिल्वर को एज अ वायर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम यूज नहीं कर सकते मित्रों, ठीक है ना। तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना, एंड देयर फॉर दे आर यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। हीट के कंडक्टर है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको जो हमारे पास बर्तन होते हैं उनको बनाने में यूज कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी यानी थर्मल कंडक्टिविटी के अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो भी ज्यादा होने के कारण हम इनको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है सिल्वर जो है वो काफी महंगा होता है, जिसके कारण हम इसको वायर बनाने में यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास मेलेबिलिटी, हीट में कन्वर्जन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास डक्टाइल नेचर, यानी वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस, सॉरी कंडक्टेंस रखते हैं। सबसे बढ़िया हमारे पास हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेलेबिलिटी का, या फिर हम बात करते हैं डक्टाइल नेचर, ज्यादा कौन रखता है, सिल्वर। बार बार आ रहा है ये सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर हमारे पास एक अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम में कि वो सोने चांदी के बर्तनों में क्या करते थे, खाना खाते थे, ठीक है ना। उसमें क्या था, हीट के बढ़िया कंडक्टर होते हैं। क्या होता है, एक हमारे पास बायोलॉजिकली आप ये कह सकते हो, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उनमें हमारे जो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों की, ठीक है ना, मिनरल्स वगैरह की, वो सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि ये चमकीले होते हैं,
मेटल जो होती है हमारे पास चमकीला नेचर यानी थोड़ा साइनी नेचर रखता है, ठीक है ना। तो इसके बारे ये प्रॉपर्टी रखने के कारण इनको हम बोल देता है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेटल होता है उस मेटल में चमकीलापन होता है, यानी उस शाइनी नेचर, यानी सरफेस जो होती है मेटल की वो शाइनी सरफेस होती है। कैसे, जैसे मान लो आपने को पुराना लोहे का टुकड़ा लिया, कोई भी पुराना, आपको जितना पुराना मिले उतना पुराना आपने लोहे का टुकड़ा लिया, और आप क्या करो उसको एक किसी तीखी या फिर धारदार चीज से आप इसको क्या करोगे, घिस दोगे। अगर मान लो उसकी सरफेस को आपने अच्छे से घिस दिया है, ऊपर की पूरी सरफेस को आपने घिस दिया, तो घिसने के बाद जो नई सरफेस आएगी वो एक स्मूथ और शाइनी सरफेस मिलती है आपको, ठीक है ना। तो यहां से हम ये कहते हैं कि मेटल जो होता है, मेटल के पास क्या होता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो द शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ मेटल इज नॉन एज लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं वो शाइनी नेचर के होते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही सिल्वर, वापस भी आगे देख सकते हो आप, सिल्वर जहां भी हो रहा है हर प्रॉपर्टी में वापस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर मेटल्स हैव मेटेलिक लस्ट्रस। यानी आप देखते हो गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हम बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, दो तीन प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम सोने के या चांदी के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। कारण क्या है, पहला कारण ये थोड़े चमकीले होते हैं, शाइनी नेचर रखते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड और सिल्वर की इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो है इन्वायरमेंट में खुला रखने पे, यानी आप इसके अगर चाहे पानी टच हो रहा है चाहे मिट्टी टच हो रही है तो किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। इस रिएक्ट नहीं करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नेटिव मेटल, ठीक है ना। ये मेटल जो है वो किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसी कंपोजिशन इसकी पहले थी वैसी कंपोजिशन ही बाद में रहेगी। इसीलिए हम सोने और चांदी के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं जो जिनकी साइनी नेचर जैसा हम लेते हैं वैसा ही रहता है। हाँ, टाइम के साथ क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा कोई और डस्ट वगैरह ऊपर जम जाती है, जमना होता है उस पर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी के साथ रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन उसकी क्या होती है, नहीं होती। पोस्ट करवा के साफ करते हैं वापस शाइनी नेचर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास लस्ट्रस नेचर भी रखते हैं मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का तो आपको पता ही है कि छोटा कंपाउंड भी होता है वो भी क्या होता है, काफी हैवी होता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है दोस्तों, डेंसिटी मैथमेटिकली अगर हम देखें तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास जो मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि अगर मान लो आप 10 ग्राम का भी एक ब्लॉक लेते हो आयरन का या फिर कोई भी मेटल का, आपने 10 ग्राम का ब्लॉक लिया तो उसका वॉल्यूम काफी कम होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आप 10 ग्राम का वाटर लेते हो, है ना, 10 ग्राम वाटर, तो उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। तो आप देखोगे मास अपॉन वॉल्यूम, वैल्यू बढ़ती है तो डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हैवी एंड हैव हाई डेंसिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, मरकरी जो है हमारे पास लिक्विड मेटल होती है जिसकी डेंसिटी जो होती है वो 13.6 ग्राम पर ml होती है। हम डेंसिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, ये साइन जो है इस साइन को हम बोलते हैं रो। और ये आ गया मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी दैट इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर ml, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना, 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। However, they are some there are some exception like sodium, potassium, magnesium and aluminum have low density। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जो है हमारे पास इन मेटल की डेंसिटी जो है वो कम होती है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए इन मेटल को हम सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं, ठीक। अब आता है डेंसिटीज ऑफ मेटल्स आर जनरली प्रोपोर्शनल टू दियर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एटॉमिक मास बढ़ेगा यानी देखना भाई, मास की वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना,
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जो हमारी मेटल है की डेंसिटी रिलेटिवली लो होती है, जबकि बाकी जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उन मेटल्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है। फिर आता है हमारे पास मेटल्स आर हार्ड। अगर आप मेटल की सरफेस को टच करके देखते हो तो आपको पता है वो हार्ड नेचर रखते हैं, ठीक है ना, हार्ड नेचर रखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। यानी हर एक मेटल की जो हार्डनेस है वो अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हाई होती है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी हार्डनेस थोड़ी कम होती है। कम और ज्यादा को ऐसे समझें, जैसे आपने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया यानी आयरन ब्लॉक लिया और उसको क्या करते हो, एक शार्प एज नाइफ है, कोई हमारे पास तीखा कोई चाकू है, तो उससे अगर मैं इसको काटना स्टार्ट करूं तो मेरे पास लोहे के टुकड़े को अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक तीखे चाकू से मैं काट रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लॉक जो है वो आसानी से, तब जाके वो ब्लॉक जो है वो दो पीस में या फिर कट हो पाएगा। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं, अभी मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम, तो क्या है, डेंसिटी इनकी कम होती है, ठीक है ना। तो इन मेटल्स को अगर मैं लेता हूं, सोडियम ले लिया या पोटेशियम ले लिया, इस मेटल के एक ब्लॉक को अगर मैं काटूं तो मैं आसानी से एक बार में, जैसे हम केक कट करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा के अगर हम काटें तो आसानी से कट जाता है। तो ये हार्ड तो है मेटल, लेकिन हार्डनेस जो है वो थोड़ी वेरी कर रही है, कई जो है वो कुछ ज्यादा हार्ड है, कुछ जो है वो थोड़े से कम हार्ड, ठीक है। तो मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। वैसे कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो आसानी से कट जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आसानी से कट पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या है कि पीपीटी को लिखने के लिए टाइम आपको कम दे पा रहा हूँ, मैं इसलिए है कि थोड़ा सा, अगर मान लो आपको लिखना हो, मैं क्या करूंगा, आप थोड़ा सा साइड में जब भी हो आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा टाइम एक्सप्लेन करने में दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है हमें याद रखनी है, प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है, तो आप इसको ना वीडियो को पॉज करते हुए बार बार आप लिख लेना भाई, वरना आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो को क्या करें, आराम से पॉज करके हुए लिख लीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पॉइंट्स जो थे हमने डिस्कस किए, क्लियर। इन पॉइंट में हमारे पास जहां तक मेरे को लग रहा है आपको कोई डाउट, ठीक है। लिखने का मैंने आपको बता दिया कि आप जब भी मैं बोल रहा होता हूँ या बोलने के बाद जब भी मैं साइड में आऊँ, तब आप क्या करें, पॉज करें और आराम से अपना नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख लें, ठीक है। क्योंकि अगर लिखने का टाइम यहाँ दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अपना जो डेटा है वो कंप्लीट मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊंगा, तो मुझे डेटा प्रॉपर पहुँचाने के लिए आपको वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, आप आराम से पॉज करके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात आती है यार कि जब मेटल की डेंसिटी हाई है, मेटल हार्ड होते हैं, तो यह सीधी सी बात है ना कि अगर ये हार्ड है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा, जितने भी हमारे पास मेटल है उन सब का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एक चीज, क्या थी, कि रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड गैलियम जो है वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बार बार बोलेंगे तो बार बार याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास मेटल्स आ गए, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड गैलियम, चार मेटल ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा हीट कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक। मरकरी हमारे पास पहले से ही क्या है, मरकरी जो होती है वो हमारे पास पहले से ही क्या है, लिक्विड में होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा कम होता है, बाकी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग है वो हाई होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम, अभी बताया था आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं सोडियम, पोटेशियम को, रुबिडियम, सीजियम एंड गैलियम को, ये जो मेटल्स हो गए इन सबको क्या कर सकते हो आप आसानी से अब काट सकते हो, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ध्यान देना इस गैलियम के बारे में, है ना, गैलियम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इन मेटल्स को आप छोड़ दो, बाकी जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास उन सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है, ठीक।
आपको ध्यान रखना है सबसे हाईएस्ट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कौन सा मेटल रखेगा, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है। तो बच्चों वो होता है हमारे पास टंगस्टन, जिसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। टंगस्टन मेटल जो है हमारे पास, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। 3410 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, यानी इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे तब जाके ये मेल्ट होगा। इसी प्रॉपर्टी के कारण आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बल्ब होते हैं पुराने टाइप में, आपने देखा होगा बल्ब 100 वोल्ट के बल्ब, 200 वोल्ट के बल्ब, उनमें क्या होता था कि जो एक वायर सा लगा होता था, फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं, वो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्योंकि अगर आप 200 वोल्ट का टेम्परेचर करते हो तो मेल्ट, जो हमारा मेटल है तो पिघल जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए, जबकि मेल्ट अगर हो गया तो हमारा बल्ब जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम ऐसा मेटल लेते हैं, ऐसे मेटल का फिलामेंट बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेटल आएगा यूज में, टंगस्टन। टंगस्टन मेटल को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ाते हैं। तो 310 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और है टंगस्टन की। टंगस्टन की आपने देखा होगा जो हीटर आते हैं आपके घरों में, आपने देखा होगा हीटर, हीटर में आपने देखा कि उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वायर जो है एकदम लाल हो जाता है, एकदम गर्म गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल होने के बाद पिघलता नहीं है वो, ठीक है ना। वरना तो क्या, इतना लाल अगर आप इतना गर्म कर दोगे, आप जैसे मान लो आयरन के या फिर कोई और दूसरा मेटल कॉपर का ले लिया या फिर मान लो आपने एल्यूमिनियम का ले लिया, तो इतना टेम्परेचर हाई करने वो तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो सिस्टम को ब्रेक कर देगा, यानी वायर ही कट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस भी बंद हो जाएगा। तो हम वो यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करते हैं उस टाइम पे, टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। तो इसीलिए हम हीटर में इसको यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी और बच गई हमारे पास लास्ट, वो ये है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मतलब ये होता है कि मेटल जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में आप जाते हो तो एक बैल लगी रहती है ना मंदिर में, उसका क्या होता है, आप उसको आप जैसे भी आप बजाते हो तो उसकी आवाज आती है, बहुत शानदार वाली सी आवाज आती है ना। वो क्या होता है हमारे लिए एक थोड़ा सा, आप कहते हैं जैसे अपन साइंटिफिकली अपन ये कहते हैं कि वो क्या है कि एक पर्टिकुलर एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। या फिर सेकंड इस पॉइंट ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो हमारा नेगेटिव एनर्जी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और हमें क्या करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसीलिए आपने मंदिरों में देखा होगा बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं जिसको आप नीचे बजा के अगर आप थोड़ी देर के लिए नीचे खड़े रहते हो तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं कि जो मंदिरों में जो घंटे लगे होते हैं उसका रीजन क्या होता है, मंदिरों में जाके शांति क्यों मिलती है, इसीलिए होता है ये सारी चीजें, ठीक है ना। हमें पता नहीं होता, हम जाके मस्ती मजाक में कूद के तुरंत आगे निकल जाते हैं। लेकिन जबकि साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग क्या, लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप घंटे को बजाते हो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके नीचे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उससे साउंड वेव निकलती है और वो साउंड वेव जो है वो क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो स्पिरिचुअल बातों को खत्म करके हम यहाँ आगे बढ़ते हैं वापस। क्या है कि मेटल्स आर सोनरस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनरस, दैट इज दे मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी मेटल को आप किसी ऑब्जेक्ट से आप हिट करते हो तो क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने मेडिटेशन में भी देखा होगा, ठीक है ना। मेडिटेशन में क्या होता है कि वो एक बाउल बाउल टाइप होती है और उसको एक लकड़ी के ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, लकड़ी का एक ब्लॉक होता है, उससे हम टकराते हैं तो उससे साउंड वेव निकलती है, उससे हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो पर्टिकुलर हीट सॉरी वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो टोटल प्रॉपर्टीज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, जिसमें हमारे पास उल्टा वापस स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी उल्टे से स्टार्ट करते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वापस थर्ड पॉइंट, ये मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। तीन प्रॉपर्टी हो गई, मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी सॉरी, चौथी प्रॉपर्टी क्या आई हमारे पास कि हाई डेंसिटी रखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आ गई, डेंसिटी हाई रखते हैं। डेंसिटी हाई रखने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी शाइनी नेचर रखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ये होते हैं कि हीट और
इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टाइल नेचर रखते हैं, एंड लास्ट एंड फाइनल इज ये मेलेबल प्रॉपर्टीज जो है वो भी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नॉन मेटल्स के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास मेटल जो थे, उन मेटल की प्रॉपर्टीज थी। मेटल के बाद हम चलते हैं नॉन मेटल पे, कुछ डिस्कशन हम नॉन मेटल पे करेंगे, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो नॉन मेटल की पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स, तो मैं अभी आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वही लिख के बता रहा हूं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इक्वल टू NS2 NP के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल कर सकते हो। जहां हमारे पास N जो है वो बताएगा आपको पीरियड नंबर। N क्या बताएगा हमें, पीरियड नंबर। जैसे हमने मेटल के बारे में लिखा था वही सेम चीज, कि N जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड नंबर, कि वो एलिमेंट जो है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं वो कौन से पीरियड में बैठा हुआ है, कौन से पीरियड में उसकी लोकेशन है। फिर हमारे पास P के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम फिल करते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा जो आइडिया है वो होना चाहिए, वो ये है, जैसे हमारे पास P ब्लॉक जो है, P ब्लॉक के अंदर टोटल अगर आप चेक करोगे तो उसमें 6 वर्टिकल कॉलम्स है। 6 क्या है इसमें, वर्टिकल कॉलम्स है, और वो सेम हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज तो है ही, ठीक है। तो हमारे पास 6 वर्टिकल कॉलम्स आ गए, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है इसमें होता है बोरोन, ठीक है ना। बोरोन के बाद सेकंड में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। कि पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप होता है, उस फर्स्ट ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट होता है बोरोन, सेकंड कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड लास्ट वन इज फ्लोरीन एंड लास्ट वन इज नियोन। ये हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। बोरोन के नीचे ही हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और हेलियम होता है। ऐसे ही हमारे पास इन सब एलिमेंट में भी होते हैं, सब ग्रुप के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आया हमारे पास कार्बन के नीचे जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इस तरीके से सभी सभी ग्रुप के अंदर एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है, इन एलिमेंट का जो पीरियड होता है वो होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। ये जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट को हम डिवाइड करें, सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और लास्ट नीचे भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सेकंड आया, तो इसको हम पीरियड को बोल देंगे थर्ड। ये आएगा हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ। आपने ये चीजें जो है वो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ी हुई है भाई, इसलिए इन पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ये चीजें आपने पीरियोडिक में पढ़ी हुई है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा आइडिया देने के लिए आपको ये बताना पड़ रहा है, तो आप इसको एक बार के लिए देख लें, है ना। तो जैसे भाई हमारे पास एलिमेंट आ गया, मान लो नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो एन की वैल्यू सबसे पहले आपको चाहिए, मैंने यहां लिख दिया एन, सेकेंड पीरियड है, ये पीरियड नंबर जो है वो आपको क्या बताता है, एन की वैल्यू। तो एन जो नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड में बैठा हुआ है, तो आपने लिखा 2s
और 2p, 2s और 2p लिख दिया। s के अंदर फिक्स करा हुआ है कि s के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आपने s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। p के अंदर हमें पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। p के अंदर आप 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हो, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको फिल करने होते हैं। तो इसका आइडिया हमें कैसे मिलेगा? तो आप p ब्लॉक के अंदर जाओगे, आपको दिख रहा है ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। नाइट्रोजन जो है वो थर्ड लाइन के अंदर बैठा हुआ है। नाइट्रोजन कहां है? थर्ड लाइन में है, यानी p के अंदर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। ठीक है ना, बस सिंपल सा है। नाइट्रोजन के बाद अगर मान लो आप बात कर रहे हो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हो, मुझे फिलहाल इसके एटॉमिक नंबर का कोई मतलब नहीं है, मैं इनके ओनली एंड ओनली आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ठीक है, तो फ्लोरीन का मुझे क्या करना है? आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने चेक करा कि जो हमारा फ्लोरीन है ये तो सेकंड पीरियड में बैठा हुआ है, तो 2s2 एंड 2p, 2s और 2p हमारे पास ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, s के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, p में पता लगाना है कितने भरने हैं। तो p आपको देखोगे कैसे, फ्लोरीन पता करो कौन से में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5। ठीक है ना, ऐसे ही मान लो आपको सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है भाई लोगों, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो मुझे यहां से इसका पीरियड नंबर पता चल गया, यानी n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू मिली 3, तो आया 3s एंड 3p, 3s एंड 3p आ गया। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, p में भरने थे। s का पता करो कौन से वाले वर्टिकल कॉलम में है, 1, 2, 3, 4, यानी p के अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इस तरीके से आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर सकते हो। ये नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, इस आइडिया को आप जितने भी बाकी हमारे नॉन मेटल है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, नॉन मेटल जरूरी नहीं है, हमारे पास जो ये सिलिकॉन है ये भी हमारे पास क्या मेटलॉइड है। फिलहाल हमें मेटल नॉन मेटल से मतलब नहीं है, ये फंडा इस पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट में लग सकता है। तो बात करते हैं सिलिकॉन के लिए जो कि हमारा मेटलॉइड होता है। ठीक है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए देखें भाई कौन से पीरियड का है भाई, यही थर्ड वाले का है, तो मैंने लिखा 3s एंड 3p। s के अंदर 2 फिक्स कर दिए क्योंकि यहां 2 फिक्स किए हुए थे। p में वेरिएशन था, p के अंदर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरने का वेरिएशन था, तो p में कितने भरे जाएं भैया, देख लो कौन से वाले ग्रुप में बैठा है, 1, 2, सेकेंड नंबर वाले है, यानी 3p2। ये आगे हमारे पास p ब्लॉक यानी नॉन मेटल जो हमारे एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा तरीका। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं, जिसने नहीं लिखा हो वो वीडियो को पॉज करके लिख लें भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि नॉन मेटल जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो ये ब्रिटल होते हैं आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल नेचर रखते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब अगर आप इनको उठा के जमीन पर पटक दोगे तुरंत ये ब्रेक हो जाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इनके। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जैसे मेटल डक्टाइल नेचर रखते थे वायर में कन्वर्ट हो सकते थे, वैसे नॉन मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि नॉन मेटल जो है हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट हमारे पास एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट is a non-metal that is a good conductor of
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है। कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल के होते हुए हमारे पास क्या पढ़ा हमने कि दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो ध्यान रखना है हमें कि नॉन मेटल जो है वो बेड कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जो कि कंडक्टेंस रखता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ऐसा है कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो याद करनी पड़ेगी हमें, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, है ना। ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल की, जो हमें एक बार के लिए याद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, लेकिन हम जहाँ कॉन्सेप्ट आएंगे, जहाँ चीजें हमें सीखनी होगी, वो चीजें मैं आपको एकदम प्यार से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इनको याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो हमें याद करना पड़ेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी इनमें शाइनी नेचर नहीं होता। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनी नेचर नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो शाइनी नेचर नहीं रखने के कारण इनको बोला गया नॉन लस्ट्रस। ठीक है भाई, मेटल्स के पास थी, नॉन मेटल के पास नहीं है, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं छोटा करना चाहूं तो मैं ये कह सकता था कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी वापस वही बात, ग्रेफाइट जो है वो, ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो होते हैं वो है हमारे पास लस्ट्रस नेचर रखते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट के लिए बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ग्रेफाइट यानी पेंसिल की जो निब होती है ब्लैक कलर वाली, छीलने के बाद जो अंदर ब्लैक कलर की निब आती है, उसको अगर आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो एक तो आप साइनी नेचर होता है, या फिर डायरेक्टली अगर आप देखो तो थोड़ा चमकीलापन होता है उसमें, तो ग्रेफाइट होता है, वो ग्रेफाइट की रोड होती है उसके अंदर एक। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास आयोडीन जो है वो भी क्या होता है, वो हमारे पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखता है। तो ग्रेफाइट एंड आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो लस्ट्रस नेचर जो है वो रखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं हमारे पास। जबकि मेटल के रिगार्डिंग क्या था कि मेटल जो है वो 100% या फिर मान लो 99% क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मरकरी हमारे पास क्या था, लिक्विड मेटल था रूम टेम्परेचर पे। तो वही रूम टेम्परेचर की बात की गई है नॉन मेटल के रिगार्डिंग, कि नॉन मेटल जो वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। आयोडीन हमारे पास सॉलिड था, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड था, रेस्ट हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है ना, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास नॉन मेटल में एक डायमंड आता है जो कि एलोट्रोप है हमारे पास कार्बन का, वही कार्बन वापस प्रॉब्लम कर रहा है भाई भाई, ठीक है ना, कार्बन काफी प्रॉब्लम कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वही वापस आ गया डायमंड, डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और डायमंड के बारे में आपने अच्छे से सुना हुआ है कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल जो अगर कोई है तो वो होता है हमारे पास डायमंड। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, जिसको हम क्या करते हैं, जो कुछ मटेरियल होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कटिंग टूल में हम इसको यूज करते हैं। जैसे कांच को आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे पास कांच होता है उसको काटने के लिए एक पेंसिल टाइप की आपने देखा होगा, जो जो भी ये काम करता है उसके पास क्या होता है, एक पेंसिल टाइप होती है, उसकी पेंसिल की जो आगे वाली निब होती है उस पर क्या होता है, डायमंड की कोटिंग होती है। उस कोटिंग को जैसे हम एक बार इस पे चलाते हैं तो आसानी से कट हो जाता है, तो कटिंग टूल के तौर पे हम डायमंड को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर है नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन ये आ गया हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है ना, अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 3730 डिग्री सेल्सियस, 3730 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की। लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं ग्रेफाइट। एक दो एक्सेप्शन जो है वो भी बता देता हूँ वापस वापस। ब्रिटल होते हैं पहली चीज, ठीक है ना, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। दूसरा डक्टाइल नेचर रखते हैं, डक्टाइल नेचर नहीं रखते हैं, ठीक है ना, ये वायर में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं ग्रेफाइट, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जो कि क्या करता है, जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर आता है हमारे पास नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, यानी साइनी नेचर नहीं होता है, लेकिन हमारे पास ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो होते हैं वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है ना, किसी को नहीं दिख रहा है वो लिखना चाह रहा हो तो लिख ले। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि मेटल नॉन मेटल जो है होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास डायमंड जो है एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल है, जो कि क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है अर्थ पे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि नॉन मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन कार्बन एंड डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी काफी हाई होते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई नॉन मेटल्स की। ठीक है, नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ये जितनी भी हमने पढ़ी, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अपन चाह रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब तक हमने जो देखा, अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक हमने जो ज्ञान लिया, वो सारा का सारा क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इनको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्ट करवाया जाए तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी, क्या चेंज इनमें आता है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें ज्ञान इसमें से ध्यान से पढ़नी है। इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ रहे हैं अभी मेटल के लिए, फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के लिए। तो मेटल के रिगार्डिंग हमारे पास सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो कैसी रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, कि अगर आपने क्या किया आपने कोई मेटल लिया, मेटल को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेटल को हमने क्या किया, एम से रिप्रेजेंट किया, और इसके हमने क्या कराया, O2 से रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पे हमारे पास मेटल जो है उस मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर मेटल जो है वो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जो भी मेटल है मोस्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात इनके ऑक्साइड की आती है, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो हमारे पास ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी बात करेंगे अपन। तो इसी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे इन जनरल आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अब से पॉइंट ध्यान रखना है आपको, क्या कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे पास बेसिक नेचर रखते हैं। क्या पॉइंट ध्यान रखना है हमें, कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर रखते हैं। हमें क्या पता, हम कैसे मान ले, हमारे दिमाग में डाउट आता है क्योंकि हम तो पढ़ने बैठे हैं, ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए। एक तो क्या मैंने कहा आपने मान लिया, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्या है, ठीक है ना, कि हमें कैसे पता कि भैया वो बेसिक नेचर शो करता है, पता होना चाहिए ना हमें। तो पता करने के लिए क्या करें हम, हमने क्या किया कि मेटल लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी हमने, मेटल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन ही करवा देता हूं, मेटल लिया हमने सोडियम,
सोडियम मेटल लिया, इस मेटल की रिएक्शन करवा दी हमने O2 गैस के साथ, ठीक है ना, O2 के साथ रिएक्शन करवाई, O2 से रिएक्शन करवाने पे ये बना रहा है Na2O, Na2O सॉलिड बना दिया इसने। Na2O सॉलिड का मतलब हो गया है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया इसने। ये सोडियम हो गया, O2 के साथ रिएक्शन करके इसने क्या कर दिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक, अब ये हमें कैसे पता ये एसिडिक है या बेसिक है, ये पता लगाना हमें। क्या पता, देख के पता थोड़ी चल रहा है कि भैया ये तो एसिडिक है, ऐसे तो पता नहीं चलने वाला है ना कि ये तो बेसिक है, नहीं पता चल रहा। या इससे पूछेंगे, ठीक है ना, इससे पूछेंगे। इससे पूछेंगे कैसे, इससे पूछने के लिए हमने क्या करा, इसको पानी में डाल दिया, इसको उठाया और उठा के क्या कर दिया, पानी में पटक दिया। जब जान निकलने लगी तो ये अपने आप बोलने लग गया भैया मैं बेसिक हूँ, ठीक है ना। जब जान निकलने पे आई तब ये बोला कि भैया मैं बेसिक हूँ। कैसे, ये मजाक की बात थी, ठीक है। आपने क्या किया, इसको वाटर में डिजोल्व किया और ये क्या कर रहा है, NaOH का फॉर्मेशन कर रहा है, NaOH, ठीक है ना, NaOH का फॉर्मेशन कर लिया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, लगे तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने से क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो क्या हो गया, बेसिक नेचर कैसे पता चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है सोडियम। ये तो आपने वही बात कर दी कि यहाँ से आपने Na2O बना दिया, यहाँ आपने NaOH बना दिया, NaOH बेसिक है, हमें क्या पता। ये आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। ये तो आपने पढ़ रखा है, 9th 10th में पढ़ रखा है कि हाइड्रोक्साइड जो है, मेटल के हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर रखते हैं। लेकिन कैसे, क्या कारण है भैया वो बताओ हमें। आप तो बार बार ये कहते जा रहे हो कि भैया ये बेसिक होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है, कारण बताओ ना भाई, कारण पे चलते हैं। हमने क्या किया, इस ऑक्साइड को वाटर में पटक दिया, वाटर में पटक के हमने क्या करा, इसको सॉल्यूशन बना दिया। जैसे हमने क्या किया, जैसे मान लो ये हमारा जो पेन है ये हो गया सोडियम का ब्लॉक, इसके हमने क्या करी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उस पाउडर को हमने पानी में घोल दिया, पानी में घोल दिया, घोलने के बाद हमने क्या किया, कहानी सारी यहाँ पे होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कुछ भी बन गया हमें मतलब नहीं है। हमें क्या हुआ, सोडियम का ऑक्साइड जो था उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डिजोल्व करने के बाद आपको पता है एक लिटमस पेपर होता है रेड कलर का और ब्लू कलर का। मैंने क्या किया, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और उस लिटमस पेपर को मैंने पानी में डिजोल्व कर दिया, उसको अंदर मैंने पानी के अंदर डाला, पानी में डालने पे उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी ब्लू लिटमस पेपर जैसा पहले था वैसा का वैसा ब्लू कलर का ही रह गया, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया। ठीक, छोड़ दिया भाई, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर लिया और उसी सॉल्यूशन में वापस डाला। जैसे ही मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डाला, डालते ही क्या हो गया, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। यहां से तो आपको पता चलता है ना कि भैया एसिड वो होते हैं, बेस वो होते हैं जो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां से तो आप ये कह सकते हो कि भैया हाँ ये जो है वो बेसिक नेचर रखता है, ठीक है। ब्लू वाले को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्लू जो है वो रेड में तभी कन्वर्ट होता है जब एसिडिक मीडियम होता है, यानी सॉल्यूशन जो है वो कैसा नेचर रखता हो, एसिडिक। तो हमने क्या किया, इस हाइट, ये सॉल्यूशन था हमारा Na2O, इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में हाइट डालने के बाद हमने क्या किया, उसमें लिटमस पेपर चेक किया तो चेंज हो रहा था, तो हमने पता चल गया कि भैया रेड से ब्लू हो रहा है यानी बेसिक है। इसका रीजन क्या था कि ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है मित्रों, अब तो बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या डेटा आया कि अगर आप मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पे वो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास जनरली बेसिक नेचर रखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो है वो बेसिक नेचर रखते हैं, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या करेंगे, बेसिक नेचर रखते हैं। क्लियर, मेटल के ऑक्साइड क्या करते हैं, बेसिक नेचर जो है वो रखते हैं। ठीक, तो आगे अपन और बढ़ाते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड बनाया हमने, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मैग्नीशियम लिया सॉलिड फॉर्म में और आपने O2 लिया गैसियस फॉर्म में और आपने रिएक्शन करवा दी और ये बन गया MgO सॉलिड। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमने रिएक्शन को कर दी बैलेंस। अगर आपको इसमें भी रिएक्शन बैलेंस करना है तो
2 कर दिया हमने और ये 1/2 कर दिया। ठीक, इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन जनरल आपको क्या पता चला कि हमारे पास जितने भी मेटल होते हैं वो मेटल जो है वो क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया, एसिड बेसिक नेचर जो है वो रखते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास मेटल्स आ गए, यानी मेटल की हमने रिएक्शन करा दी O2 से, और मेटल के हमने क्या बना दिया, मेटल के ऑक्साइड बना दिया, और ये बेसिक नेचर रखते हैं। ये भी हमारे पास क्या होगा, बेसिक नेचर रखेगा। कैसे पता भाई, बेसिक रिएक्शन के लिए हमने क्या करा, MgO प्लस हमने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया और इसने बना दिया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। इसने बना दिया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आती है हमारे पास कि रिएक्शन जो है कौन सा मेटल आसानी से कर रहा है और कौन सा मेटल आसानी से नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ है ना, ये आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं। यानी आसानी से का मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद O2 एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये जो मेटल है वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। उनको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सेकेंड पॉइंट, जिंक जो है ना, जिंक जो है, ये जिंक जो है वो आसानी से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर हीट कर दिया जाए, हल्का सा अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, ये रिएक्शन कर जाता है। रिएक्ट्स विद O2 ऑन हीटिंग। अगर आप हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अगर आप थोड़ा सा गर्म करते हो तो गर्म करने पे क्या होगा, ये आसानी से थोड़ा रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो आएगा हमारे पास, आयरन हो गया, ठीक है ना, और कॉपर हो गया। आयरन और कॉपर जो है वो आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं O2 के साथ, ठीक है ना। इसके लिए क्या करा जाए, ये रूम टेम्परेचर पे हो रहे थे, इनको हमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, इनको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। रिएक्ट्स विद O2, रिएक्ट विद O2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तब जाके क्या करेगा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। देखना एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। Fe प्लस O2, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपने क्या करा, इसको बहुत ज्यादा गर्म कर रखा है, स्ट्रांगली हीट किया है। तो स्ट्रांगली हीट करने पे ये Fe जो है ये बनाएगा Fe3O4, Fe3O4 बना लेगा, Fe3O4 बनाएगा। इस Fe3O4 के बारे में आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डेटा जो है वो ध्यान रखना है कि Fe3O4 जो है इसमें Fe जो है वो Fe2O3 और FeO दोनों का मिक्सचर होता है। ये
Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO। इन दोनों का क्या होता है, इसमें मिक्सचर होता है, जहां Fe ये तो होगा +3 की फॉर्म में, और ये Fe जो है वो होगा +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर की रिएक्शन अगर आप O2 से करवाते हो तो ये बनाएगा CuO सॉलिड फॉर्म में, ये बनाएगा CuO। ये हमारे पास जो डेटा है वो ध्यान रखना है। इस डेटा के बारे में मैं आपको वापस आऊंगा जब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा, ठीक है ना। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब ये डेटा वापस एज इट इज वापस आ जाएगा। तब हमें ये याद नहीं रखना होगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो मेटल्स होती हैं हमारे पास, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करती हैं। जिंक जो होता है थोड़ा गर्म करने पे रिएक्शन करता है। आयरन या कॉपर या और भी हमारे पास जो मेटल्स हैं है ना, वो उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे ही वो रिएक्शन करते हैं। ये डेटा हमें क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज से डायरेक्टली कंपेयर करना है, याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाई गई है वो इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे बनाई गई थी। ये जो मेटल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी देखते हुए ही उनको अरेंज किया गया है, ठीक है ना। और वो रिएक्टिविटी सीरीज तो बाद में बनाई गई है, ठीक है ना। तो इन्हीं रिएक्शन के थ्रू बनाई गई है वो। तो हमें पहले रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम वापस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जिससे आपको ये डेटा, ये जो चीजें हैं, ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी डायरेक्टली हेल्प करेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ आपको डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है, कहाँ आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, कहाँ आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास ऑक्साइड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डेटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएंगे, और ये जो ऑक्साइड होते हैं हमारे पास ये बेसिक नेचर रखते हैं, ठीक ठीक है। ये आ गया हमारे पास डेटा। अब क्या है दोस्तों, बाकी के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी मेटल्स की, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अब तक क्या है कि आपके पास ये जो डेटा है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, याद करने की चीजें ज्यादा हो गई है। पहले आप इन चीजों को बारीकी से याद करके आए, अच्छे से इनको समझें, ठीक है ना, याद करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बार आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले क्लास के लिए होमवर्क मान लीजिए आप, कि नेक्स्ट वाले क्लास का होमवर्क आपके लिए ये है कि आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर पढ़ें। रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार देख लीजिए, सीक्वेंस वाइज उसको याद करिए, फिर आप जो डेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस पढ़े हुए डेटा को आपको क्या करना है, अप्लाई करते रहना है साथ में। लेकिन मैं आपको शॉर्ट वे बताता रहूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको क्या है, चीजें ज्यादा हैवी ना लगे। क्लियर। कुछ एक क्वेश्चंस ऐड किए हैं एज ए होमवर्क, जिनको आप देखिए, सॉल्व कीजिए। जो आज की क्लास में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड हमारे पास डेटा होगा, और आप इनको एज ए होमवर्क सॉल्व करना भाई, ठीक है। हमारे पास कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो कि हम आपको स्लाइड की फॉर्म में भेज देंगे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन।